नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा और स्वागत है आपका आईना सच का के इस एपिसोड में। भारत ने अपनी सैन्य ताकत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। हमारे दुश्मन देशों के लिए काल बनकर आया है भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम IADWS। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। यह सिस्टम सिर्फ एक ढाल नहीं बल्कि एक प्रहार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद IADWS का यह सफल परीक्षण चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक सीधी चेतावनी है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है बल्कि खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी में लीडर बन रहा है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे उस सपने की जो हर भारतीय अपनी आंखों में सजाता है, लेकिन यह सपना आजकल हकीकत से कहीं दूर होता जा रहा है। अमेरिका का वीजा पाना अब इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्यों लाखों लोग घंटों कतारों में खड़े रहते हैं और अंत में उन्हें निराशा ही मिलती है? आज हम इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। इसके बाद आज हम धर्म की दुनिया में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ है वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज, जिनकी भक्ति और प्रवचन लाखों दिलों को छूते हैं। दूसरी तरफ है जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो एक प्रकांड विद्वान और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी मानने से इनकार कर दिया और उन्हें संस्कृत में बात करने का खुला चैलेंज दिया है। और अंत में दिल्ली मेट्रो, क्या अब यह सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि जंग का मैदान बन चुकी है? सोशल मीडिया पर एक और चौंकाने वाला वीडियो वायरल है जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। यह वीडियो हमें दिखाता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में छोटी सी बात पर भी हम अपना आपा खो रहे हैं। यह सिर्फ दो महिलाओं की लड़ाई नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति का एक आईना है। अब बात करते हैं पहली खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर है जो सीधे सीधे हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारत ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है। हमारे दुश्मन देशों के लिए काल बनकर आया है भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, इसका सफल परीक्षण कर दिखाया है। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं बल्कि हमारी रक्षा प्रणाली की नई परिभाषा है। यह सिस्टम हवा में ही दुश्मन के हर वार को तबाह कर देगा। आज हम इसी सिस्टम की हर खूबी को विस्तार से समझेंगे। भारत ने अपनी सुरक्षा को और भी अभेद बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 23 अगस्त को DRDO ने ओडिशा के तट पर इस शक्तिशाली IADWS सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया। दोपहर करीब 12:30 बजे हुए इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि भारत अपनी रक्षा प्रणाली को लेकर कितनी गंभीर है। यह परीक्षण हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही ढेर करके अपनी ताकत दिखाई थी। उस घटना ने पूरी दुनिया को हमारी सैन्य क्षमताओं का एहसास करा दिया था और अब IADWS ने हमारी ताकत को एक नया आयाम दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह IADWS है क्या? यह एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, यानी इसमें एक नहीं बल्कि कई स्वदेशी मिसाइलें और हथियार शामिल हैं। यह सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन से लेकर तेज गति वाले लड़ाकू विमानों और मिसाइलों तक हर तरह के हवाई खतरे को हवा में ही निस्तानबूद कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे सपने को साकार करता है। इस सिस्टम में कई घटक हैं, जैसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM। यह वो मिसाइल है जो बहुत ही कम समय में दुश्मन के हवाई खतरे पर हमला कर सकती है। एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VSHORADS। यह सिस्टम बहुत ही कम दूरी से आने वाले खतरों को भी पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकता है। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW, यह इस सिस्टम का सबसे खास हथियार है।
यह एक ऐसी लेजर जैसी ऊर्जा का उपयोग करता है जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में ही जलाकर राख कर सकती है। यह भविष्य की तकनीक है और भारत ने इसे अपनाकर अपनी सैन्य क्षमताओं को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसकी ऑटोमेटिक तकनीक है। यह खतरों का तुरंत पता लगाता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उन पर हमला करता है, यानी फैसला लेने और कार्रवाई करने में लगने वाला समय लगभग शून्य हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से हजारों पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में मार गिराया था, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। हमने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया था कि भारतीय सेना के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। अब IADWS के इस सफल परीक्षण से हमारा एयर डिफेंस और भी मजबूत हो गया है। जाहिर है इसकी सफलता चीन और पाकिस्तान की आंखों में खटक रही होगी। यह उन देशों के लिए एक सीधी चेतावनी है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करते हैं। इस उपलब्धि पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी DRDO और भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह अनूठा परीक्षण हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित करता है और दुश्मन के हवाई खतरों से महत्वपूर्ण सुविधाओं की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा। DRDO ने भी कहा है कि यह हवाई परीक्षण हमारे देश की बहुस्तरीय एयर डिफेंस क्षमता को स्थापित करता है और दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ आक्रामक है, यानी यह सिर्फ बचाव के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए भी सक्षम है। IADWS का सफल परीक्षण एक बड़ा माइलस्टोन है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ मिसाइलों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वह आधुनिक और बहुआयामी रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहा है। यह प्रणाली हमारे हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और हमारे महत्वपूर्ण स्थलों जैसे कि सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों और औद्योगिक क्षेत्रों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाएगी। IADWS का यह परीक्षण भारत की बढ़ती हुई सैन्य ताकत का एक और प्रमाण है। हम सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि हम खुद अपनी सुरक्षा का निर्माण करना चाहते हैं। इस सिस्टम की सफलता के बाद भारत का वायु रक्षा तंत्र और भी मजबूत हो जाएगा, जो आने वाले समय में हमें हर तरह के हवाई हमलों से सुरक्षित रखेगा। यह परीक्षण हमें एक और बात बताता है, भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी लीडर बनने की राह पर है। आत्मनिर्भरता का यह कदम हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह थी भारत की नई वायु रक्षा प्रणाली IADWS की पूरी कहानी। यह सिस्टम न सिर्फ हमारे देश की रक्षा करेगा, बल्कि हमारे दुश्मनों को भी कड़ा संदेश देगा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की। आज हम बात करेंगे उस सपने की जो हर भारतीय अपनी आंखों में सजाता है, अमेरिकन ड्रीम। लेकिन ये सपना आजकल हकीकत से कहीं दूर होता जा रहा है। अमेरिका का वीजा मिलना अब इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्यों लाखों लोग वीजा के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं और अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है? क्यों एक ही परिवार के कुछ सदस्यों को वीजा मिल जाता है और कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है? आज हम वीजा की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और जानेंगे कि इस रिजेक्शन के पीछे की असली वजह क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक सच्ची घटना से। रविंद्र सिंह एक बदला हुआ नाम है। इनके माता पिता सालों पहले अमेरिका में जाकर बस गए थे और अब वे वहां के नागरिक हैं। रविंद्र खुद US आर्मी में एक अफसर हैं। अब उनकी शादी तय हुई तो उन्होंने भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को बुलाया। उनके बहन बहनोई दिल्ली में वीजा इंटरव्यू के लिए गए और उन्हें आसानी से वीजा मिल भी गया। लेकिन रविंद्र के एक दूसरे करीबी रिश्तेदार जो अपने परिवार के साथ इस शादी में शामिल होने गए थे, उनकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। पूरा परिवार निराश होकर वापस लौट आया। यह बात वाकई चौंकाने वाली है। जिसकी शादी थी वह खुद अमेरिकी नागरिक है, फिर भी एक परिवार को वीजा मिला और दूसरे को नहीं मिला। यह घटना हमें इस बात की गहराई तक जाने पर मजबूर करती है कि आखिर
वीजा की प्रक्रिया में ऐसा क्या बदल गया है? आज से करीब 15-20 साल पहले अमेरिकी वीजा पाना इतना मुश्किल नहीं था। कुछ शर्तें थीं जिन्हें पूरा करके लोग आसानी से अमेरिका जा पाते थे। लेकिन यह सब बदलना शुरू हुआ 20 जनवरी 2017 को, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और रिफ्यूजी समस्या से निपटने के लिए वीजा नियमों में बहुत सख्ती कर दी। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। कोरोना के कारण दुनिया भर में ट्रैवल पर रोक लग गई और जब यह रोक हटी तो वीजा प्रक्रिया में और भी ज्यादा देरी और सख्ती आ गई। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर में हर दिन हजारों लोग अमेरिकी दूतावासों के बाहर कतार में खड़े रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उन्हें वीजा मिल जाए। इन सब में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना भारतीय स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। जो छात्र अपनी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाने की तैयारी में हैं, वे बहुत निराश हैं। पिछले साल यानी 2023-24 में 3.31 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसमें 28% की गिरावट आई है। अगस्त के अंत और सितंबर के मध्य में नया एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन कई छात्रों को अभी तक वीजा नहीं मिला है। उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्हें कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जा रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी दूतावास और कॉन्सुलेट वीजा देने के से ज्यादा रिजेक्ट करने में रुचि ले रहे हैं। तो क्या कोई तरीका है जिससे इस मुश्किल घड़ी में भी वीजा मिल सके? इसका कोई तय फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन कुछ समझदारी से काम लेना जरूरी है। जैसे जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, सबसे पहले DS-160 फॉर्म भरें और फीस जमा करके जल्द से जल्द वीजा अपॉइंटमेंट की डेट लेने की कोशिश करें। अमेरिकी सरकार की नीतियां बदलती रहती हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करना अच्छा रहता है। वेबसाइट पर नजर रखें। वीजा अप्लाई करने के बाद अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट को लगातार देखते रहें। कई बार कैंसिल हुई अपॉइंटमेंट्स की जगह खाली हो जाती है और आपको जल्दी स्लॉट मिल सकता है। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट में कुछ खास मामलों में, जैसे किसी की मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी या स्टडी प्रोग्राम का जल्दी शुरू होना, आप इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास ठोस और पक्के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मई का महीना, खासकर मई के महीने में जब नए एकेडमिक सेशन के लिए छात्रों को मौका दिया जाता है, तब बड़ी संख्या में वीजा अपॉइंटमेंट्स उपलब्ध होती है। इस समय पूरी तैयारी के साथ तुरंत अप्लाई करना चाहिए। इंटरव्यू के लिए जाते समय सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जान का जोखिम ना लें। इन सब मुश्किलों के बीच एक और नई बात सामने आई है, वो है खबरें हैं कि अमेरिकी सरकार वीजा जल्दी चाहने वालों पर एक प्रीमियम फीस लगाएगी। इसके तहत लगभग $1000 यानी कि 87,000 रुपए देकर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन को जल्दी प्रोसेस करवा सकते हैं। हालांकि यह भी वीजा मिलने की गारंटी नहीं देता है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अब इंग्लैंड की तरह अमेरिका भी वीजा एप्लीकेंट्स से एक डिपॉजिट रखवा सकता है। यह रकम तभी वापस मिलेगी जब वीजा धारक समय पर अपने देश लौटेगा। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। अमेरिका का वीजा मिलना अब एक बहुत ही मुश्किल काम बन गया है। इसकी वजहें हैं ट्रंप सरकार की सख्त नीतियां, कोरोना महामारी और अमेरिका में बढ़ती हुई अप्रवासियों की समस्या। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सपना देखना छोड़ दें। हमें बस यह समझना होगा कि अब यह प्रक्रिया पहले जैसी आसान नहीं रही। हमें धैर्य रखना होगा, पूरी तैयारी करनी होगी और हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान देना होगा। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। धर्म की दुनिया में आजकल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ है वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज, जो अपने प्रवचनों और भजनों से लाखों भक्तों के दिलों पर राज करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो खुद एक प्रकांड विद्वान हैं और कई धर्म शास्त्रों की ज्ञाता हैं।
इन दोनों के बीच अब एक सीधी सीधी चुनौती खड़ी हुई है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी मानने से इनकार कर दिया है और उन्हें संस्कृत में बात करने का खुला चैलेंज दिया है। आज हम इसी पूरे मामले को समझेंगे, जानेंगे कि रामभद्राचार्य ने ऐसा क्यों कहा और इस विवाद का क्या महत्व है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक टीवी चैनल के पॉडकास्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वह प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी पुरुष नहीं मानते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रेमानंद महाराज उनके लिए एक बालक के समान है और उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे उन्हें विद्वान या चमत्कारी पुरुष नहीं कह सकते। रामभद्राचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि चमत्कार वही कहलाता है जो शास्त्रों की चर्चा में सहज हो और श्लोकों का स्पष्ट अर्थ बता सके। उनका इशारा प्रेमानंद महाराज की ओर था, जिनकी लोकप्रियता उनके भजनों और प्रवचनों की वजह से है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज की इस लोकप्रियता को भी क्षणभंगुर बताया। उन्होंने कहा कि आजकल लोग सिर्फ भजन सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इसे चमत्कार कहना सही नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पहले सिर्फ विद्वान लोग ही कथा वाचन करते थे, लेकिन अब मूर्ख लोग भी धर्म का ज्ञान देने लगे हैं। रामभद्राचार्य ने अपनी बात को साबित करने के लिए प्रेमानंद महाराज को एक सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं जो भी संस्कृत श्लोक बोलूं, प्रेमानंद जी उसका अर्थ हिंदी में समझा दें। यह एक ऐसा चैलेंज है जो सीधे तौर पर धर्मशास्त्रों के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। रामभद्राचार्य का मानना है कि चमत्कार का मतलब कोई जादू टोना या लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना नहीं है, बल्कि चमत्कार असली ज्ञान में होता है। उनके लिए चमत्कार वह है जब कोई व्यक्ति शास्त्रों की गहराई को समझकर उसका सही अर्थ लोगों को समझा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रेमानंद महाराज डायलिसिस पर है और उनका इस तरह से जीवन जीना कोई चमत्कार नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने फिर दोहराया, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो मेरे लिए बालक जैसे हैं। मैं ना तो उन्हें विद्वान कह रहा हूं और ना ही चमत्कारी। इतनी लोकप्रियता थोड़े दिनों के लिए ही होती है। हालांकि ये कहना कि ये चमत्कार है, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें दोनों ही शख्सियतों के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं प्रेमानंद महाराज के बारे में। प्रेमानंद महाराज मथुरा के वृंदावन के रहने वाले हैं। प्रेमानंद महाराज अपने भजन और प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। उनके आश्रम में देश और विदेश से हजारों भक्त आते हैं। फिल्मी हस्तियां और बड़े बड़े नेता भी उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। उनकी सबसे खास पहचान है उनका पीला वस्त्र और माथे पर लगा पीला चंदन। वे पिछले 19 सालों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका भक्ति में लीन रहना भक्तों को बहुत प्रभावित करता है। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। वे जन्म से नेत्रहीन हैं, लेकिन उनकी विद्वता अद्भुत है। उन्हें 4 अलग अलग विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है और वे 80 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। वे एक प्रकांड विद्वान, कवि, लेखक और कथाकार हैं। उनके आश्रम में भी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बीच यह विवाद सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है। यह असल में भक्ति और ज्ञान के बीच की बहस है। एक तरफ प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता उनकी सहज भक्ति, उनके मधुर भजनों और लोगों से सीधे जुड़ाव के कारण है। उनके भक्त उन्हें एक संत के रूप में पूजते हैं जो ईश्वर के प्रति गहन समर्पण का प्रतीक है। दूसरी तरफ रामभद्राचार्य का मानना है कि सच्चा चमत्कार शास्त्रों के ज्ञान में निहित है। उनका मानना है कि सिर्फ भजन करने या लोकप्रिय होने से कोई व्यक्ति चमत्कारी नहीं हो जाता। चमत्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति धर्म के गूढ़ रहस्यों और शास्त्रों के श्लोकों का सही अर्थ समझकर समाज को राह दिखाए। यह विवाद समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भक्ति के लिए पांडित्य और ज्ञान का होना अनिवार्य है या सिर्फ सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही काफी है? जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मथुरा में चल रहे एक कोर्ट केस का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि अगर कोर्ट उन्हें शास्त्रीय साक्ष्य के लिए बुलाएगा तो वह जरूर जाएंगे।
यह दिखाता है कि वह अपने ज्ञान को हर मंच पर साबित करने के लिए तैयार है। तो इस पूरे मामले में एक संत और एक विद्वान के बीच की यह बहस अब एक खुले मंच पर आ गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रेमानंद महाराज इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। और अब बात करते हैं अंतिम खबर की, दिल्ली मेट्रो। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? रफ्तार, सुविधा और रोजमर्रा का सफर। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और शब्द जुड़ चुका है, मेट्रो कलेश। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं बल्कि रोज नए विवादों और अजीबोगरीब घटनाओं का अखाड़ा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। यह वीडियो दो महिलाओं के बीच की भयंकर लड़ाई का है जो सीट के लिए शुरू हुई और इतनी बढ़ गई कि एक महिला दूसरी के ऊपर चढ़कर बैठ गई। आज हम इसी वीडियो पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में यह बढ़ता गुस्सा और चिड़चिड़ापन क्यों है। यह वायरल वीडियो सिर्फ 23 सेकंड का है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है, दरवाजे खुलते हैं और यात्री बाहर निकल रहे हैं। इसी दौरान एक सीट को लेकर दो महिलाओं के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। एक महिला ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था जबकि दूसरी जीन्स और शर्ट में है। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाती है, बाल खींच रही है और हाथापाई कर रही है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जीन्स पहनी हुई महिला दूसरी महिला को सीट पर लिटा देती है और उसके ऊपर ही चढ़कर बैठ जाती है। इस दौरान पास खड़ी एक लड़की उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। यह पूरा मंजर किसी अन्य व्यक्ति ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों लाइक्स और लाखों व्यूज मिल चुके हैं। लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं, दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। कुछ यूजर्स ने तो यह भी कहा कि दिल्ली मेट्रो में मनोरंजन की कमी कभी नहीं होती। इस मजाक से हटकर यह वीडियो कई गंभीर सवाल भी उठाता है। एक यूजर ने लिखा, जगह तो बहुत दिख रही है, फिर भी ये लड़ाई कर रही हैं। यह बात सच है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मेट्रो में कई सीटें खाली पड़ी हैं, फिर भी इन दोनों ने सिर्फ एक सीट के लिए इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। एक अन्य यूजर ने तो व्यंग करते हुए लिखा, यही है महिला सशक्तिकरण। दिल्ली मेट्रो में ऐसे विवाद अब आम हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही गर्ल्स गैंग का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़कियां मेट्रो के अंदर ही डांस कर रही थी और फिर उनकी लड़ाई हो गई थी। इससे पहले एक बुजुर्ग महिला और एक युवा लड़की के बीच भी सीट को लेकर भयंकर बहस हुई थी, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। तो सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि लोगों में इतना गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है? क्या यह भागदौड़ भरी जिंदगी का तनाव है या फिर लोगों में धैर्य और सहनशीलता खत्म हो चुकी है? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि तनाव और थकान, बड़े शहरों की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा होता है। काम का बोझ, ट्रैफिक जाम और लगातार भागदौड़ लोगों को मानसिक रूप से थका देती है, जिससे उनका गुस्सा जल्दी भड़क उठता है। धैर्य की कमी, सोशल मीडिया और इंटरनेट ग्राफिकेशन की इस दुनिया में लोगों में इंतजार करने का धैर्य कम होता जा रहा है। हर चीज तुरंत चाहिए। अगर कोई छोटी सी भी रुकावट आती है तो गुस्सा फूट पड़ता है। लोगों में संवेदनशीलता का अभाव है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। जब कोई दूसरा हमारी जगह लेने की कोशिश करता है तो हमारा ईगो सामने आ जाता है। यह वीडियो सिर्फ दो महिलाओं के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है। यह बताता है कि हम छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर भी सभ्यता और संयम बनाए रखने में असफल हो रहे हैं। यह घटना एक सबक है कि हमें अपनी दिनचर्या में थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि मेट्रो की एक सीट या किसी भी छोटी चीज के लिए अपनी गरिमा को खोना बिल्कुल सही नहीं है। क्या आप भी दिल्ली मेट्रो में ऐसे कलेश के साक्षी बने हैं? हमें अपनी राय जरूर बताएं। हम कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आईना सच का और अपना ख्याल रखिए। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ।
कभी कभी किसी के द्वारा की गई ईर्ष्या किसी के अंदर जुनून पैदा कर उसकी सफलता का कारण बन जाती है। नमस्कार।